बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नई सोच के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर। खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर। खेतों को हर एक झूलर दे, सो रंग दे फसल के फूलों को। केवल भारतीय भूभाग पर गिरने वाली सौर ऊर्जा विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत से कई गुना अधिक है। सौर ऊर्जा का उपयोग 2 तरीकों से कर सकते हैं। सूर्य की किरणों का सीधा प्रयोग हीटर के रूप में किया जाए, या फिर उससे बिजली बनाई जाए। क्योंकि वो मुझसे ज्यादा चालाक है। डिम्पी, तुम हंस क्यों रही हो? ऐसे क्या मजाक वाली बात बोल दी मैंने? मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि आपने अक्लमंद कहने की बजाय डैडी को चालाक कहा। मैंने ये सब गलती से नहीं कहा, ये सच है। तेरे डैडी अक्लमंद भी हैं और चालाक भी। उनकी यही खूबी देखकर तो मैंने उनसे ब्याह किया, और मैं तेरा ब्याह भी एक ऐसे लड़के से कराऊंगी जो अक्लमंद भी हो और चालाक भी। क्योंकि इस दुनिया में ना सिर्फ अक्लमंद होने से काम नहीं चलता, इंसान को कहीं ना कहीं चालाक भी होना चाहिए। हाँ मम्मी, जैसा आप ठीक समझो। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अजय को भूल जाऊं, क्योंकि वो हर जाइए, और मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगी, क्योंकि वही रास्ता ठीक है। शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। थैंक यू मम्मी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बैठिए आप। जी जी जी। हाँ, तो कल हमने बीमा योजना की चर्चा की थी, और आगे क्या जानना चाहते हैं आप लोग? अरविंद जी, ये बताइए कि इस बीमा योजना में किस किस तरह के नुकसान को कवर किया गया है? इसमें प्राकृतिक आग और वज्रपात, आंधी तूफान, अंधड़, समुद्री तूफान, भूकंप, चक्रवात, ज्वार भाटा, बाढ़, डूबना और भूस्खलन, सुखाड़, अनावृष्टि, कीट या बीमारी आदि खतरों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ कटाई के बाद 2 सप्ताह तक चक्रवात के कारण हुई हानि को भी इसके अंदर लिया जाता है। ये सूची तो
काफी लंबी है। क्या कुछ खतरों को भी छोड़ दिया गया है? कुछ कारण हैं जिनसे होने वाले नुकसान को बीमा से बाहर रखा गया है, परंतु ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। जैसे युद्ध और परमाणु युद्ध, गलत नियत या अन्य नियंत्रण योग्य खतरों से हुए नुकसान को इससे बाहर रखा गया है। इसके अधीन कौन कौन सी फसलें आती है? इसमें मुख्यतः वैसे फसल समूहों को शामिल किया गया है जिनके बारे में फसल कटाई के प्रयोग के बारे में पिछले वर्षों के आंकड़े उपलब्ध हैं और प्रस्तावित मौसम में उत्पादन की मात्रा के आकलन के लिए आवश्यक फसल कटाई प्रयोग किए गए हैं। जैसे खाद्य फसलें जैसे अनाज, घास और दाल, तिलहन जैसे गन्ना, कपास, आलू, वार्षिक वाणिज्यिक फसलें या वार्षिक बागवानी फसलें। बस इतना ही? अन्य वार्षिक वाणिज्यिक या वार्षिक बागवानिक फसलें बशर्ते उनके बारे में पिछले 3 साल का आंकड़ा उपलब्ध हो। जिन फसलों को अगले साल शामिल किया जाना है उनकी सूचना चालू मौसम में ही दे दी जाती है। फसल बीमा की सुविधा क्या पूरे देश में सभी किसान भाई बहनों को उपलब्ध है? यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में लागू है। अरविंद जी, ये बताइए कि कितने रुपए की बीमा हो सकती है? बीमित फसल के सकल उत्पाद तक बीमित राशि को बढ़ाया जा सकता है। किसान अपनी फसल की कीमत को 150% तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते फसल अधिसूचित हो और इसके लिए वे प्रीमियम में सब्सिडी को छोड़ने को तैयार हो। परंतु कर्जदार किसानों के मामले में बीमित राशि फसल के लिए ली गई लोन की राशि के बराबर हो और बीमा प्रीमियम को उनके द्वारा लिए गए लोन में जोड़ा जाएगा। यह वर्षा बीमा क्या है और वर्षा बीमा फसल से अलग कैसे है? मोटा मोटी समझो कि वर्षा बीमा किसानों को वर्षा से होने वाले नुकसानों की भरपाई करती है। फसल बीमा फसल आधारित योजना है। इसमें किसानों को किसी खास इलाके में किसी निश्चित फसल के निश्चित पैदावार से कम पैदावार होने पे मुआवजा दिया जाता है। वर्षा बीमा वर्षा आधारित फसल बीमा योजना है जिनमें किसी खास इलाके में अनावृष्टि के कारण फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया जाता है। क्या मैं अपनी फसल को फसल बीमा और वर्षा बीमा दोनों से कवर करा सकती हूँ? फसल बीमा अधिसूचित फसल के लिए कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है और वर्षा बीमा किसान द्वारा फसल की पूरी अवधि के लिए नहीं लिया जा सकता है। एक किसान जो बहुत सी फसलें उगाता है और किसी खास फसल के लिए कर्ज लेता है, अपनी किसी ऐसी फसल के लिए जिसके लिए कर्ज नहीं लिया गया हो, वर्षा बीमा ले सकता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। इसी तरह कोई किसान जो एक ही फसल उगाता है और अपने खेत के किसी खास हिस्से के लिए कर्ज ले रखा हो, उस फसल को फसल बीमा करा सकता है। कोई उदाहरण दीजिए। मान लीजिए एक किसान एक मौसम में 2 फसल धान व ज्वार की खेती करता है। उसने धान के लिए कर्ज लिया हो,
लेकिन ज्वार के लिए कर्ज नहीं लिया हो, वह ज्वार के लिए वर्षा बीमा ले सकता है। या फिर अगर वह 5 एकड़ जमीन में धान की खेती करता है और उसने 3 एकड़ खेती के लिए कर्ज ले रखा है, तो उसके बचे शेष 2 एकड़ के लिए वर्षा बीमा लिया जा सकता है। प्रीमियम में सब्सिडी का कोई इंतजाम है? लघु व सीमांत किसानों को प्रीमियम में 50% तक का अनुदान दिया जाता है, जिससे केंद्र और राज्य या संघ शासित प्रदेश की सरकार बराबर वहन करेंगे। इस योजना के लिए लघु और सीमांत की क्या परिभाषा है? लघु किसान 2 हेक्टेयर यानी 5 एकड़ या कम जमीन रखने वाला किसान है, जैसा कि संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के कानून में कहा गया है। और सीमांत किसान 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ या कम जमीन रखने वाला किसान है। देखिए, अब तो हम लोगों को मौसम की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। आप लोगों का क्या ख्याल है? नो बीमा नो खेती। बेटा अच्छे से नाश्ता कर ले, ऑफिस जाने के बाद तुझे खाने पीने की सुध भी नहीं रहती। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आज मैंने अपना टिफिन बनाकर तैयार रखा है। ऑफिस में जैसे ही टाइम मिलेगा मैं खाना खा लूंगी। मैं फोन करके तुझसे पूछूंगी कि तूने खाया कि नहीं खाया। 2 दिन पहले तुमको खाना दिया था, तूने घर लौटा के ले आया। माँ, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होगा। सविता चाची, लगता है आज मैं बहुत सही समय पर आया हूँ। आओ आओ बेटा, हमारे साथ नाश्ता करो। आओ। सविता चाची, नाश्ता आपने बनाया है या दामिनी ने? मैंने पूरियां तली है और दामिनी ने आलू की सब्जी बनाई है। और पता है, श्रीखंड भी बनाया है जो नाश्ते के बाद मिलेगा। हाँ। अरे वाह, आलू की सब्जी, पूरियां और श्रीखंड, आज तो दुगना मजा आने वाला है, क्योंकि आप और दामिनी दोनों खाना बनाने में माहिर हैं। जानती हो दामिनी, आज सवेरे से तुम्हारे ही चर्चे हो रहे हैं। मेरे चर्चे हो रहे थे? वो कैसे? डिम्पी मेरे घर आई थी खास मुझसे मिलने के लिए। बधाई हो अजय, लगता है एक बार फिर से तुम्हारी और डिम्पी की दोस्ती हो जाएगी। क्यों मजाक करती हो दामिनी, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन दामिनी, तुम भी कमाल करती। मैंने क्या कमाल कर दिया? पूरी बात सुनने से पहले ही अपनी राय देने लगती। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। अच्छा बताओ, डिम्पी क्यों आई थी तुम्हारे घर? अपने डैडी की सिफारिश करने। उसके डैडी की सिफारिश करने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे, वो पंचायत दफ्तर से उसके डैडी जगदीश राज को एक लेटर आया हो, और जाहिर है कि वो लेटर तूने भेजा होगा। हाँ, वो लेटर मैंने ही भेजा था। आगे बताओ। डिम्पी जानती है कि मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो लेटर तुम रद्द करो, इसका सिफारिश करने आई थी वो। तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि मैं दामिनी के काम में दखल नहीं देता। तुमने बिल्कुल सही किया। अरे बेटा, बातें तो होती रहेंगी, अभी तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आ। जी चाची। आज पंचायत दफ्तर में भी उसी मुद्दे पे चर्चा होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। कि श्री जगदीश राज और हुकुम सिंह ने मिलकर किसान बहनों और भाइयों की जमीनें खरीदनी चाहिए।
सरकार, ये तो बड़ों का आदर करने का एक तरीका। तुम क्या समझे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। की आज की बैठक का एजेंडा है अपने गांव के स्कूल की दक्षिण वाली टूटी हुई दीवार पर चर्चा करना और ये सुनिश्चित करना कि इसे कब और कैसे बनवाया जाए और किस ठेकेदार को ये काम सौंपा जाए। आज का पहला एजेंडा तो ये है कि श्री जगदीश राज और हुकुम सिंह ने मिलकर किसान बहनों और भाइयों की जमीनें खरीदनी चाहिए। जब किसान बहनों और भाइयों ने अपनी जमीनें बेचने से मना कर दिया तो हुकुम सिंह ने उन्हें डराया धमकाया। चूंकि जमीनें खरीदने में हुकुम सिंह के साथ श्री जगदीश राज की भी हिस्सेदारी थी, इसीलिए उन्हें नोटिस भेजा गया था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। इस नोटिस का जवाब मैं अदालत में दूंगा। जगदीश राज जी, बिना अनुमति आप पंचायत की मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप पंचायत को पत्र भेजकर कह सकते हैं। मैडम सरपंच, मैं पत्र भी भेजूंगा, मगर ये याद रखिए, जब एक केस अदालत में जाएगा तो आपकी हार होगी और मेरी जीत। ये हुई ना बात। जगदीश राज जी ने बहुत अच्छी चेतावनी दी है सरपंच मैडम दामिनी को। नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग हुजूर। नमस्ते नमस्ते हुकुम सिंह। बोलो, कैसे आना हुआ? बस सोचा आपके चरण स्पर्श कर लें। मेरे चरण स्पर्श करने आए हो ना? आओ कर लो कर लो कर लो। अरे देख क्या रहे हो? ये लो। सरकार, ये तो बड़ों का आदर करने का एक तरीका। तुम क्या समझे? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। आओ आओ, बढ़िया। मुझे भी लगा हुजूर कि आप मजाक कर रहे हैं क्या? लेकिन सच तो ये है कि आप कब मजाक करते हैं और कब गंभीर हो जाते हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हुकुम सिंह, तुम्हारे जैसा चालाक और चतुर आदमी अगर मुझे समझ नहीं पाया तो मुझे बड़ी हैरत है। वैसे मुद्दे की बात, मुद्दा तो सरकार ये है कि जिस हिम्मत के साथ आपने पंचायत में आकर सरपंच मैडम दामिनी को डांटा है, सरकार आपकी हिम्मत की तो मैं दाद देता। किसी ने सच ही कहा है सरकार, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आपने इस बात को सच साबित कर दिया कि आप किसी से नहीं डरते और किसी के आगे झुकने वाले भी नहीं। ये तो सच कहा हुकुम सिंह, मैं किसी से नहीं डरता, न किसी के सामने झुकता हूं। पर सरकार, एक विनती, बुरा न माने तो कहूं। हाँ हाँ, बोलो बोलो। सरकार, आप इस झमेले में ना पड़े तो बेहतर होगा। झमेला? कैसा झमेला? सरकार, जो पंचायत में जाकर आप बोल के आए ना कि मैं अदालत तक जाऊंगा। अरे हुकुम सिंह, तुम भी एक अजीब आदमी।
कभी मेरी तारीफ करते हो, फिर कभी कहते हो कि अदालत ना जाऊं। उसका कारण है सरकार, बहुत बड़ा कारण। क्या कारण है बताओ? अरे हुकुम सिंह चुप क्यों हो? बोलो, मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? सरकार दामिनी के पीछे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनीता सिंह का हाथ है और वो दामिनी का ही पक्ष लेगी और उसे पूर्ण सहयोग भी करेगी। हुकुम सिंह, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? सरकार, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जिन किसान बहन भाइयों की आपने जमीन हड़पी है ना, उन्हें वापस कर दो और इस मामले को आगे मत बढ़ाओ और हो सके तो थोड़ा सा हर्जाना भी दे दो। मैं समझ गया हुकुम सिंह, मैं सब समझ गया। क्या समझ गया हुजूर? मुझे भी समझाइए। जिसे मैं शेर समझता था वो बिल्ली बन चुका है। तुम्हें हमारी चिंता नहीं हो रही है, तुम्हें तो चिंता इस बात की है कि इस मामले में तुम भी हमारे साथ थे। ठीक पहचाना सरकार, मैंने भी आप ही का साथ दिया। क्या सोच रहे हो हुजूर? ऐसे फैसले हड़बड़ी में नहीं लिए जाते हुकुम सिंह, मुझे कुछ सोचने का टाइम दो। सरकार, आप तो मेरे राजा हैं, माई बाप, भला मैं आपको टाइम कैसे दे सकता हूं? मैं तो आपका मामूली सा सिपाही। लेकिन मेरी एक बात आप ध्यान रखिए, मैडम सरपंच आपको जरा भी वक्त नहीं देंगी, इसलिए जो हो सके वो फैसला तुरंत कर लीजिए। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं आपका शुभ चिंतक। अगर हम बारिश के पानी को बचा सकेंगे तो खरीफ और गर्मा फसलों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खेतों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों के लिए भी बहुत हानिकारक है। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कुछ दिन पहले हमने वर्षा जल संरक्षण की बात की थी, पर वो चर्चा सामान्य थी। आज हम अपने और आसपास के गांव के संरक्षण के संदर्भ में इसकी चर्चा करेंगे। सही कह रहे हैं माधव भैया, इसे सीखकर हम अपने यहाँ भी लागू करेंगे, क्योंकि अब तो लग रहा है कि वर्षा के मौसम में बहुत ज्यादा वर्षा होगी। इन दिनों तो काफी बारिश हुई है, पर खरीफ और गर्मा फसल के समय बारिश या तो होती है या नहीं होती। अगर होती भी है तो आवश्यकता से काफी कम होती है, इसलिए हमें नहर और नालों से सिंचाई करनी पड़ती है या फिर पंपिंग सेट चलाना पड़ता है। अगर हम बारिश के पानी को बचा सकेंगे तो खरीफ और गर्मा फसलों की सिंचाई के लिए पंपिंग सेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बारिश का पानी हमें तो बचाना ही पड़ेगा। सच कहा तुमने। किंतु ये भी ध्यान में रखिए कि पंपिंग सेट बार बार चलाने से भूगर्भीय जल स्तर भी काफी नीचे चला जाता है। एक तो ये पंपिंग सेट काफी महंगे होते हैं और दूसरे ये कि ज्यादा बिजली या डीजल इस्तेमाल करने से पर्यावरण दूषित हो जाता है। फिर आप सब तो ये जानते ही हैं कि ये प्रदूषण खेतों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों के लिए भी बहुत हानिकारक है। माधव भैया, बरसात के संदर्भ में एक बात याद आती है। अब अपने बचत की बात करते हैं।
जब हम लोग खर्च करके कुछ बचाते हैं ताकि जरूरत में काम आए, तो क्यों नहीं यही फार्मूला हम लोग बरसाती पानी के बारे में लगाएं? बहुत ही अच्छी बात कही आपने साध्वी जी, पर ये कोई नई बात नहीं है। हमारे पूर्वजों ने गांव में पोखर और तालाब बनवाए थे जिनमें पानी इकट्ठा होता था। इनमें से कुछ तो व्यक्तिगत होते थे और कुछ का निर्माण सार्वजनिक या सामुदायिक उपयोग के लिए होता था, जैसे मंदिर और पंचायत के पास वाला तालाब। पर इनमें से अधिकांश देखभाल के अभाव में बीमार या मरनासन जैसे हो गए। तालाब मरने जैसे और बीमार, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? देखिए ममता दीदी, मैं समझाता हूँ। तालाब की देखभाल नहीं करने से उसमें गाद भरने लगती है, उसके चारों तरफ बने बांध का अतिक्रमण होने लगता है, फिर उसकी ऊंचाई भी कम होने लगती है। इस रख रखाव की कमी और सिल्टिंग के कारण इनकी जल भंडारण की क्षमता भी कम हो जाती है। ऐसे कई तालाब हैं जो पूरी तरह भरे जा चुके हैं। निजी तालाब के मालिकों को भी चाहिए कि इसकी सफाई कर इसका फायदा उठाए। अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो हम जैसे छोटे छोटे किसान छोटे छोटे तालाब बनाकर वर्षा का जल इकट्ठा कर सकते हैं। एकदम सही कहा आपने भोलू भैया। मैं किसी सुनसान रास्ते पर अकेला चलता जा रहा हूँ, तभी दामिनी पुकारते हुए मेरे नजदीक आती है। माँ, दामिनी के माथे से खून निकल रहा था। रोते हुए मुझे कहती है, नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।